in association with Kuku FM. चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। पहला सवाल अभिषेक जैन का है, वो दमोह से लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, कांग्रेस जिस तरह विपक्ष में रहते हुए ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड की स्थिति से गुजर रही है, क्या उसी तरह भाजपा को डर है कि भविष्य में वो भी विपक्ष में रहते हुए इसी स्थिति से गुजरेगी? क्या इसीलिए यंग लोगों को मौका देने की शुरुआत हो चुकी है, पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में और फिर बाद में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में भी? देखिए, मैं निखिल, इसके सवाल के जवाब में मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस और बीजेपी का इकोसिस्टम, जो उनके भीतर की फंक्शनिंग है, वो अलग है। अगर आपको कांग्रेस का इकोसिस्टम समझना है तो आप प्रोफेसर रजनी कोठारी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने एक कांग्रेस की आधिकारिक हिस्ट्री लिखी है, कई चीजों से बचने की कोशिश की, लेकिन आप उसको भी पढ़ सकते हैं। राशिद किदवई की किताब है, वो भी पढ़ सकते हैं। कांग्रेस देखिए, और दोनों जगह एक एक कांस्टेंट है, हालांकि उस कांस्टेंट का नेचर अलग है। 69 ऑनवर्ड्स कांग्रेस का कांस्टेंट हो गई गांधी नेहरू फैमिली। उसके पहले लोग कह सकते हैं कि साहब 46 से लेके और 64 तक नेहरू एक कांस्टेंट थे, वो सत्य है, लेकिन तब तक डायनेस्टी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। उसमें भी एक आख्यान ये है, उपाख्यान ये है कि ये किसी विद्वान व्यक्ति ने लिखा था, अभी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं कौन, और मुझे किसी विद्वान ने ही बताया होगा कि 59 ऑनवर्ड्स नेहरू का डाउनफॉल शुरू होता है। 57-59 ऑनवर्ड्स मेनन को लाते हैं, केरल में कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करते हैं, चुनी हुई सरकार को, और इंदिरा गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनवाते हैं। कोई अगर अपनी मासूमियत के साथ ये कहे कि नहीं, नेहरू का कोई रोल नहीं था, तो मैं नहीं मानूंगा। खैर, तो वो एक कांस्टेंट है गांधी नेहरू फैमिली। और चूंकि गांधी नेहरू फैमिली खुद इवॉल्व नहीं हो पा रही है पॉलिटिकली, तो इसलिए उनके फॉर्चून डिप मार रहे हैं। अब बीजेपी के इकोसिस्टम की बात करें तो बीजेपी के इकोसिस्टम में एक कांस्टेंट फिगर है आरएसएस। और जहां तक जनरेशनल चेंज की बात है, तो हम सिर्फ मंत्रिपरिषद में बदलाव को क्यों देखें? जब लाल कृष्ण आडवाणी और उसके बाद राजनाथ सिंह और 2009 की हार होती है, तो नितिन गडकरी भेजे जाते हैं। नितिन गडकरी का कोई अनुभव नहीं था, महाराष्ट्र में मंत्री रहे थे भाजपा शिवसेना की युद्ध सरकार में, है ना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे थे, महाराष्ट्र के नेता थे। क्या महाराष्ट्र के नंबर 1 नेता थे? नहीं। और एकदम से उन्हें देश में जो बीजेपी पार्टी है उसका नेता बना के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भेज दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात से दिल्ली आते हैं, न्यूमेरिकली गुजरात उतना मजबूत राज्य नहीं था, लेकिन वो एक जनरेशनल चेंज था। योगी आदित्यनाथ को 2017 में लाया जाता है, एक जनरेशनल चेंज था। जितने पुराने नेता थे, राजनाथ सिंह, उन्हें केंद्र में समायोजित किया गया, कलराज मिश्र को पहले मंत्री और गवर्नर, लालजी टंडन, तो सबको एक अगली धार की तरफ कर दिया गया। तो बीजेपी में जनरेशनल चेंज चलता रहता है और आरएसएस इसकी बड़ी चिंता करता है। खुद मोहन भागवत उस जनरेशनल चेंज के क्रम में 1-2 बरस में, 3 बरस में, मतलब मैक्सिमम 2025 जब आरएसएस के 100 बरस पूरे होंगे तो चेंज होंगे। और आप ये देखिए कि इसीलिए भैया जी जोशी जो उनके नंबर 2 थे, उसके बजाय अब दत्तात्रेय होसबले को आगे लाया गया है, क्योंकि सब इस चीज का ख्याल भी रख रहा है कि स्वास्थ्य, आयु, और पहले भी कई दफा हुआ है ओवे शेषाद्री समेत कई नेताओं को कि आयु की वजह से या स्वास्थ्य की वजह से नहीं किया गया। ये जनरेशनल चेंज टाइमली हो जाए तो पार्टी के लिए अच्छा होता है। जैसे आप देवेंद्र फडणवीस को आगे लेकर आए और भी नेताओं को आगे लेकर आए कि आपके पास एक एज है लड़ने के लिए, सबके लिए, और उसके साथ अगर इलेक्टोरल सक्सेस जुड़ जाए तो वो और महत्वपूर्ण होता है। और मंत्रिपरिषद में बदलाव उसका एक महत्वपूर्ण बायस है। पर हमने इस पर विस्तार से बात की भी थी नेता नगरी के एपिसोड में कि मंत्रिपरिषद में बदलाव को कई स्तरों पर देखा जाएगा। कास्ट रिप्रेजेंटेशन के स्तर पर देखा जाएगा, आगत चुनाव के स्तर पर देखा जाएगा, टेक्नोक्रेट्स की आमद के स्तर पर देखा जाएगा, और जनरेशनल चेंज के लेवल पर भी देखा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अभिषेक श्रीवास्तव का है अगला, और वो पूछ रहे हैं कि एक थ्योरी है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह साउंड करती है, कि जितने भी राहुल गांधी के क्लोज कॉन्फिडेंट थे, जितने भी करीबी दोस्त थे, जैसे कि सिंधिया हो गए, जितिन प्रसादा हो गए, वो राहुल के एक प्लान का हिस्सा है कि वो बीजेपी में जाएं, वहां की इन्फो निकाल के आए, और फिर जब राहुल फाइनली मतलब एक जजमेंट डे होगा जिस दिन वो क्या नाम वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, तब वो वापस आ जाएंगे बैक एंड फोल्ड। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अभिषेक श्रीवास्तव जी को एक अच्छा पॉलिटिकल थ्रिलर लिखना चाहिए,
जिसमें इस किस्म की फंतासियों के लिए खूब जगह है। और ये फंतासियां, इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, रीजनल पार्टीज, इन सब के लेजेंड्स और फोकलोर का हमेशा से हिस्सा रही हैं। हम अपने गांव में थे तब हमने इंदिरा गांधी की बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर नरसिम्हा राव का हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा और क्या हुआ, इस तरह की खूब कहानियां सुनी हैं वाजपेयी साहब के बारे में भी और नरेंद्र मोदी के बारे में भी, सब लोगों के बारे में ही, है ना, मौजूदा प्रधानमंत्री से लेकर पहले के प्रधानमंत्री तक सबके बारे में सुनी है। और इस तरह से सियासत में साजिशों का जिक्र होता रहता है। कई दफा उसमें से कुछ सच्चाई की शक्ल में भी सामने आती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दूर की कौड़ी है। और इसमें इसमें एक ये उम्मीद भी है कि उन्होंने ये मान लिया है कि कभी सत्ता के सिंह द्वार पर राहुल गांधी दस्तक देंगे। अगला सवाल है पंकज चौधरी का। वो पूछ रहे हैं कि जब हम अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की बात करते हैं, उसमें तो उससे जुड़ा हुआ उनका प्रश्न है कि किसे जिम्मेदार माना जाए जो इंडियन मीडिया का रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 142। सबसे पहले तो सरकार, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकारें, चाहे वो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार हो, अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, कैप्टन अमरिंदर की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, नीतीश की सरकार और अंतहीन उद्धव ठाकरे की सरकार, सब सरकारें परसेप्शन मैनेजमेंट में इस कदर मुब्तला हो जाती हैं और मीडिया का इतना ज्यादा सहयोग चाहती हैं, है ना, फॉल इन लाइन और फॉल आउट जैसे अंदाज में, कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखती है कि कभी हम भी विपक्ष में होंगे। और जैसा वाजपेयी साहब ने कहा था 96 के विश्वास मत की बहस में कि सत्ता आएगी सत्ता जाएगी लेकिन देश, तो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के तौर पर सरकारों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि मीडिया के जो संस्थान हैं वो इंडिपेंडेंट रहें, वहां पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके आर्थिक और सारे हित सुरक्षित रहें और उनको एक लीगल कवर मिले ताकि वो बेखौफ होकर काम कर सकें। और जैसे एमपी एमएलए कोर्ट बनते हैं, क्यों नहीं किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई अपराध होता है, भाई आपकी वो विसिल ब्लोअर है ना, तो उनको भी तो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जैसे आप विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। किसी एक कंसेप्ट है। तो एक तो सरकार के स्तर पर, दूसरा मीडिया के स्तर पर भी है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे और आपके लिए कितना बड़ा मसला क्यों नहीं बन पाया। और सरकार और मीडिया अंततः समाज है, तो ये समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आपका पत्रकार यदि निर्भय नहीं है तो आप तक जो खबरें आएंगी वो कैसी होंगी, आप अपने पत्रकार के साथ कितना खड़े हैं, क्या पत्रकार ने कोई अपनी सत्य बोल दिया जो आपके स्थापित सत्य से मेल नहीं खाता तो आप गाली गलौज पर उतर आए, आप अवमानना पर उतर आए, या आपने उसका व्यू पॉइंट समझने की कोशिश की। तो ये तीनों ही सिम्टोम बात है। अगला सवाल है ओमकार दर्पे का। वो पूछ रहे हैं कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं असम और मिजोरम के बीच में संघर्ष के ऊपर, उन्हें आप कैसे देखते हैं? ऐसा लगता है कि किसी दूसरे देश से हमारी लड़ाई चल रही है? निखिल, in my opinion, you are more equipped to answer this question because you have covered that issue and you are continuously reading about that issue. मतलब एक उसके साथ कैवेट के साथ कि मैं सिर्फ एक बार ही इन पर्सन में वहां गया हूं जहां की ये बात हो रही है। आप लेकिन लगातार आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में। हाँ, हम लोग जो इस बार जो घटना हुई है वो कचार में हुई है। हम जब डलन टॉप वहां पे गया था तब हम लोग हैलाकांडी जिले में गए थे, लेकिन वो एक ही बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट है, वो कोलार से बॉर्डर वहां भी लगती है उधर भी लगती है। वो इशू वो एसेंशियली रही। जो ओमकार की चिंता है कि हम किसी विदेशी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, क्या वो ज्यादा मतलब जिसको क्या कहते, ज्यादा हमको परेशान करती है जब हम कल रात से लेकर के अभी तक के जो गवर्नमेंट ऑफ असम के मतलब 29 और 30 जुलाई के दिन जो गवर्नमेंट ऑफ असम के नोटिफिकेशंस निकले हैं उनको देख करके होता है। ये बिल्कुल बहुत लोगों ने उस तरह से इसको रीड करने की कोशिश की कि नेडा का मेंबर मिजोरम भी है, नेडा का मेंबर असम भी है, तो दोनों के अंदर झगड़ा कैसे गया। मैं उस रीडिंग से एग्री नहीं करता हूँ। ये इशू प्रीडेट करता है नेडा को भी, या शायद बीजेपी को भी करता होगा, क्योंकि 72 में बनता है मिजोरम, है ना। तो जब भाजपा भी नहीं बनी थी, जब जनसंघ का ही जमाना चल रहा था, तब से ये लड़ाई चली आ रही है और तभी से ये इशू भी है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है किसी एक नेता व्यक्ति या विचार से एड्रेस हो जाने के उसमें। लेकिन
जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ असम ने इस चीज को अब खींचा है पकड़ के कि एक एक गाड़ी जो मिजोरम से आएगी उसकी जांच होगी क्योंकि ट्रैफिकिंग हो रही है, वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, जैसे कोई सिटीजनरी हो जो असम की हो और मिजोरम की हो कि सिटीजन्स ऑफ असम वहां मिल जाइए। वो इस मेरे हिसाब से उस चीज को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना हो गया, इस चीज से बचना चाहिए था उनको। और एक और चीज जिसको हम नहीं समझते हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें एक वो बैकबोन की तरह उनको असम मिला हुआ है। तो आप नागालैंड जाएंगे या आप मिजोरम जाते हैं या त्रिपुरा जाते हैं तो वहाँ की जो जातीय अस्मिता में लोग जो मानते हैं वो ज्यादातर, अब आप भी अपने जहाँ घर के आसपास रहते हैं 50-100 किलोमीटर से आगे बहुत कम निकलते हैं। तो अगर मैं मिजोरम में रहता हूँ या मैं नागा हूँ जो नागालैंड में रहता हूँ, तो मेरे लिए भारत कैसा है उसका आइडिया वही है जो मैं अपने बगल में देखता हूँ, असम। ठीक है, मिजोरम के कंटेक्स्ट में आप जाएंगे तो कचर वैली असम की, तो अगर आप वहां मिसबिहेव करते हैं ना तो उसका मतलब ये निकाला जाएगा कि भारत ऐसा ही है, भारत हमें इसी तरह ट्रीट करता है। अब इस भाषा में सुनकर क्या लगेगा कि भाई क्या मिजोरम के लोग किसी और देश के नागरिक होते हैं जो वो ऐसे देखें कि, तो अगर उस तरह का आपका सवाल है तो आपको जो वहाँ पे इंसर्जेंसी का लंबा इतिहास रहा है पूरे 7 सिस्टर्स में, वो जाकर के पढ़ना चाहिए। एक इतिहास है, उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी ग्रेविटी को समझिए और उसके बाद फिर एक जगह पैदा कीजिए अपने दिमाग में कि, और स्पेशली मिजो सारे ट्राइब्स जितने हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें मिजो एक ऐसी ट्राइब है जो बहुत ही फियर्सली डिफेंड करती है अपने टेरिटरी को भी और अपने प्राइड को भी। इसीलिए थोड़ी जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए था हिमंत बिस्वा शर्मा को भी। और मैं ये सोशल मीडिया को लेके भी कहूंगा, मैंने ये देखा कि दोनों साइड से सोशल मीडिया गैंग्स एक्टिव हैं। मिजोस पहले आए क्योंकि वो लोग, उनकी अंग्रेजी अच्छी है, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं। असम का भी उनको पूरे देश से ही एक सॉर्ट ऑफ समर्थन मिल गया है। बहुत अगली झगड़ा चल रहा है और जिस तरह के वीडियो बन के डल रहे हैं उस मतलब उतना हल्का कर देने की जरूरत नहीं है इस इशू। जी, अगला सवाल निखिल। अगला सवाल है पंकज चौधरी का। पंकज कह रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पीओके में जनमत संग्रह कराने की बात करते हैं जिसे भारत ना ही स्वीकार करेगा ना करने की जरूरत है, पर अगर जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आया तो क्या होगा और क्या एक अच्छा मौका हो सकता है पीओके के मामला सुलझाने का? कि नॉवेल तो इनको भी लिख देना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके मुंह में घी शक्कर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनमत संग्रह हो, वो भारत के पक्ष में हो और पूरा कश्मीर एकीकृत हो और तिरंगा फहराए, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है एक भारतीय के तौर पर हमारे लिए। और इसमें एक बात जोड़ दूं, और उस पूरे एकीकृत कश्मीर के नागरिकों को पूरे देश में उतना ही सम्मान और प्यार मिले जितना दूसरे राज्यों के नागरिकों को मिलता है, उतने ही अधिकार मिले और उतनी ही वो खूब तरक्की करें और इस तरक्की के क्रम में वो अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को भी बचा कर रख पाए। चलिए अगला सवाल। मैं अगला सवाल पूछ लेता हूँ। अगला सवाल है कि इंजीनियरिंग पर आपका शो देखा, हम वो ललन टॉप शो की बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि उन बच्चों का क्या नसीहत देना चाहेंगे जिन्हें उनके घर वालों ने उनकी इच्छा के विपरीत इंजीनियर बनने के लिए विवश कर दिया है। अच्छा, उनको मेरी बहुत ही क्लियर कट नसीहत। बहुत अच्छा सवाल है। किसका सवाल है? ये ओमकार दड़पे का ही है सवाल। अरे ओमकार जी कितना सवाल पूछते हैं, इनका मैं अलग से सम्मान करूंगा। ओमकार जी, आप जरा, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शो के, अभिषेक जी, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर फ्लैश करवाइएगा। और कई लोग क्योंकि कहते भी हैं कि साहब हम कैसे सवाल पूछें, तो कमेंट बॉक्स में तो पूछते ही हैं। और ओमकार जी जरूर मुझे ईमेल करें और अपना पता भी भेजें। इतने जागरूकता के साथ लगातार सवाल पूछते हैं, मैं इनको फोन करके इनसे बात भी करना चाहूंगा ओमकार जी से। खैर, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। जो लोग ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं, घिर गए, फंस गए हैं, वो हताश ना हो, निराश ना हो और आप बीटेक अच्छे से करें। क्योंकि मुझे एक मेरे इंजीनियर साथी ने कहा कि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड देन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ साइंटिफिक मैनर। तो कोई भी अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बीच में छोड़ने कोई मतलब नहीं। अच्छे से पढ़ाई करिए, बिना ज्यादा ब्रैक लगवाए पास होइए। और चूंकि आपके मन में ये स्पष्ट है कि आपको बीटेक या इससे जुड़ी नौकरी नहीं करनी है, तो इसके साथ साथ आपकी दिलचस्पी का जो विषय है उसके बारे में पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि
एट द एंड ऑफ द डे बीटेक भी एक ग्रेजुएशन है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल है, बीटेक के बहुत सारे लोग एमबीए में जाते हैं, बीटेक करने वाले बहुत सारे, बीटेक के बाद बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो वो पूरी तरह से आपका कॉल है कि आप किस दिशा में जानना चाहते हैं। अब देखिए हमारे मित्र हैं वरुण ग्रोवर, वो बीटेक करके गाने लिख रहे हैं, स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, है ना? आशीष भी इंजीनियर है। और हमारे एंकर हैं सोशल लिस्ट के आशीष, उन्होंने भी बीटेक किया है और अब वो हमारे इन हाउस सटायर किंग हैं, हमारे सोशल मीडिया एडिटर हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं बीटेक वाले, और जिन्होंने बीटेक नहीं किया वो भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमारे नौजवान साथी निखिल कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न है ब्रजभूषण, वो पूछ रहे हैं कि ये जब ये कहा जाता है कि कोर्ट ने फटकार लगाई तो क्या मतलब? देखिए ऐसा होता है कि हम सब ये जानते हैं कि एक तो कोर्ट सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणियां करता है ना? जैसे कल ही एक वकील साहब को कोर्ट ने हड़काया, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बालों में ठीक से कंघी नहीं की थी, है ना? ऐसे ही अब भी जब भी बन के आ गए थे। अरे भाई कोर्ट का एक डेकोरम होता है। कई बार मैंने अपने ब्यूरोक्रेट दोस्तों से सुना है कि कोर्ट में डांट पड़ जाती है कि ऐसे जीन्स टी शर्ट पहननी है आपको, यू हैव टू बी फॉर्मली, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको लेके बहस भी होती, जैसे एक दिन न्यूज रूम में ही बहस हो रही थी कि ये अंग्रेजों का बनाया विधान है, मई जून की भब्बड़ गर्मी में या जुलाई अगस्त की एकदम धमके वाली उमस में आप बहस के लिए जा रहे हैं और आपको कोट पहनना पड़ रहा है ना? और वातानुकूलित तो होते नहीं है जिले के स्तर पर कोर्ट रूम। तो परंपराओं को कितना ढोया जाए, कितना सब, खैर कोर्ट मौखिक टिप्पणियां करता है, उसमें कई दफा फटकार लगाता है, जो सुर्खियां बनती हैं, है ना? लेकिन चूंकि वो रिटन जजमेंट का हिस्सा नहीं होती है, इसलिए सुनने वाला भी एकदम ऐसे ठीक है, हाथ थोड़ा, जैसे हम लोग के दफ्तरों में होता है ना, हाथ थोड़ा हौंक दिए गए। लेकिन वही चीज रिटन में आ जाए, मेल में आ जाए, आपके एनुअल आपकी परफॉर्मेंस पे जो टिप्पणियां होती हैं उसमें आ जाए, वैसे ही कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट आता है किसी फैसले पर उसमें आ जाए, तो ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन ये फटकार बिल्कुल ऐसा होता है कि दो पक्ष हैं, बात कर रहे हैं, कोई पक्ष हीला हवाली कर रहा है, टालने की कोशिश कर रहा है, पंचायतें होती हैं तो घुड़क दिया जाए, पर ये जरूरी नहीं कि वो आखिरी फैसले में परिलक्षित ही हो। तो एक बस मुझको, जब ये मैं लाइव लॉ संस्थाएं, जो न्यूज आउटलेट्स हैं जो कोर्ट्स को कवर कर रही हैं हमारे यहाँ, उनके लाइव ब्लॉग्स आप पढ़ोगे तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज निकल के आई कि मुझे नहीं पता था कि कोर्ट के अंदर बात होती कैसे है, क्योंकि मैंने कभी कोई हियरिंग अटेंड नहीं की थी। तो वहां पे जो भी पार्टी है, वकील वही बन करके बात करता है, जैसे अगर वो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ा दिलचस्प होता है कि कोर्ट के अंदर जजेस और लॉयर्स एक दूसरे को कैसे एड्रेस करते हैं। तो जज हैं, अब उनको पूरी इज्जत दी जाती है। वो जो वकील होता है वो पार्टी बनकर ही, जैसे मान के चलिए अगर निखिल को कोई वकील रिप्रेजेंट कर रहा है तो निखिल ही हो जाता है, तो फिर वो जज सीधे वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर जैसे ट्विटर पे मामला चल रहा है मान के चलिए, तो जैसे ट्विटर के लिए जो वकील अपीयर होते हैं तो जाके वो कहेंगे आई एम एन इंटरमीडिएरी, या नहीं हूं, या मैं हूं, या जो हूं। तो वो मेरे लिए बड़ी नई चीज थी कि मान के चलिए किसी का मतलब कोई एक फनी सिचुएशन हो कभी कि इस व्यक्ति को या उस संस्था को आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो वो वकील वही बन के बेचारा, और उसको सारी चीजें सुननी पड़ती हैं। जो आप फटकार वाली बात बोल रहे थे, जब वो रिटर्न में आता है कई बार एक्सपंज कराने के लिए आप हायर कोर्ट भी अप्रोच करते हैं फिर। हाँ, अभी वो हुआ ना मामला इलेक्शन कमीशन, और वो इसी का भी हुआ। अभी दिल्ली पुलिस पर जो टिप्पणी हुई है उसको भी एक्सपेंस कराने वो लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, फाइन मतलब हम माफ कर दे रहे हैं अभी के लिए, लेकिन आप वो टिप्पणी एक्सपेंस नहीं होगी।